नींद से ज्यादा जरूरी अब सपने हो गए, डॉक्टर बनने के इरादे अब अपने हो गए। अब रुकना नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि सफलता के रास्ते अब अपने हो गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दीवाने नीट एंड जेई और मैं प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 3 मई को नीट 2026 होने वाला है। आज से हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है, इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए जिनका रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है या जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, उनके लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स आज लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी फिजिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स हमारे साथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको डेली एक वीडियो विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिला करेगी। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेबस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और आप अगर नीट के एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, चलिए। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम स्टार्टिंग से बिल्कुल डिस्कस करते हैं। जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, चांसेस बहुत कम है, उनको हम जल्दी से फिनिश कर देते रहेंगे। जिनमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम या कह सकते हैं एवरी ईयर रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स को करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें पढ़ना होता है यूनिट्स क्वांटिटीज के बारे में। जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं उसके, क्योंकि इस टॉपिक में से रेयर ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें डायमेंशन वाले टॉपिक की, तो डायमेंशन वाले टॉपिक में से हर एक ईयर एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। कभी कोई रेयर चांस ऐसा हो जाता है कि डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने 2015 से लेकर के 2025 तक के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है, तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने ईयर्स में डायमेंशन का क्वेश्चन आया है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन मेजर, जिनको मेजर किया जा सकता हो, एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दैट क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज की टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को डिफाइन किया जा सकता हो। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके खुद के न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत होगी, उसके खुद के न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत होगी और साथ में उसकी यूनिट की जरूरत होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और साथ में यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू n, एक होती है यूनिट। ठीक है, अब समझते हैं 1 किलोमीटर मैंने लिखा है, तो 1 किलोमीटर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1000 मीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1 इस वाले यूनिट का न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और ये यूनिट 1 हो गई। अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो ये n2 हो जाएगा और ये u2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो n1 इज लेस देन n2, न्यूमेरिक वैल्यू, पहली वाली न्यूमेरिक वैल्यू दूसरी वाली न्यूमेरिक वैल्यू से कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो u1 होगा वो ग्रेटर देन होगा u2 से। जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होती है वो यूनिट अपने आप में बड़ी मानी जाती है। तो u1 मींस किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। ठीक है, चलिए यहाँ तो आप कह सकते हो कि सर आपने इसमें क्या ही नया बता दिया, है ना। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये होता है। तो यहां पर देखें तो इसको n1 माने तो इसको n2 मानेंगे, तो n1 छोटा है n2 से, तो हमें पता लगेगा कि जो u1 है और u2 है, u1 अब n1 छोटा है ना तो u1 बड़ा होगा, तो u1 इज ग्रेटर देन u2 मींस न्यूटन इज ग्रेटर देन डाइन। ठीक है, यहाँ तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते थे कि भाई किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, लेकिन
न्यूटन और डाइन में हम आइडिया नहीं लगा सकते, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। अगर किसी बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो अभी 4 to 5 मिनट्स की वीडियो को स्किप करके जहां से मैंने डायमेंशन स्टार्ट किए हैं आप वहां से शुरू कर सकते हैं अपना लेक्चर। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो हमारे सिलेबस में 4 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, नंबर 2 एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 3 एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड नंबर 4 एसआई सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में इनको देख लेते हैं जल्दी से। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस के अकॉर्डिंग सीजीएस कहता है कि हमें लेंथ सेंटीमीटर में और मास ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। अगर हम एफपीएस की बात करें तो एफपीएस के अकॉर्डिंग लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करना होता है। एमकेएस की बात करें तो लेंथ को मीटर में, के मास को किलोग्राम में और एस को सेकंड में मेजर किया जाता है। अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई सिस्टम अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। 3 होते हैं, स्टार्टिंग के 3। ये एक्चुअल में हर एक कंट्री के अपने अलग होते हैं, हर एक कंट्री में अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा भी है जो हर एक कंट्री में इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, हर एक कंट्री में पढ़ाना जरूरी होता है। वही सिस्टम हम अपने इंडिया में भी चलाते हैं, एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एसआई सिस्टम से। यस, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स अभी तक हमने देखे थे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। इसमें 3 ही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम। भाई इन्हीं 3 चीजों को हम मेजर कर रहे थे। मास को, जैसे मान लीजिए सीजीएस में तो मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। बाकी कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई थी, ना ही सीजीएस में, ना ही एफपीएस में और ना ही एमकेएस में। लेकिन अगर एसआई की बात करें तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है। वो 7 कौन कौन सी हैं समझते हैं। स्टार्टिंग की 3 तो आप याद रख सकते हैं, एमएलटी मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity। There are 7 fundamental quantities in SI units। यहां पर मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूं, यहां पर हम उसकी यूनिट्स लिखेंगे। तो मास की SI यूनिट क्या होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो? तो मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, थर्मल टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस मत बताना, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट कैंडेला होती है, CD, कैंडेला। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट से रिलेट करती है। डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, टाइम की थोड़ी सी समस्या है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि ये सब क्वांटिटीज, यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, थर्मल टेम्परेचर क्या है। थोड़ा बहुत डाउट आपको हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। तो अगर किसी भी, मैं हर एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ, किसी भी लेक्चर में पर्टिकुलर आगे तक
किसी भी लेक्चर में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो कि सर इस टॉपिक को डिटेल में बता दीजिए, तो मैं क्रैश कोर्स के साथ साथ तो नहीं बता सकता, मतलब जो मेन क्लास चलेगी, लेकिन मैं सेम डे ही या उससे नेक्स्ट डे आपको एक शॉर्ट अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताओ कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये जो वर्ड आपने लिखा है, जैसे मान लो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने लिखा है, तो आप लिखो कमेंट में कि सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपने समझाया है क्या होती है, ये समझ नहीं आया हमें, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, चलिए एसआई यूनिट्स। अच्छा, साथ में इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो डायमेंशन भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन ही है। ठीक है, तो मास की डायमेंशन होती है m, लेंथ की डायमेंशन होती है l, टाइम की डायमेंशन होती है t। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल प्योर नीट ओरिएंटेड है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 11th में फर्स्ट टाइम है, अभी उसने ये टॉपिक नहीं किया है, तो मुझे पता है कि उसको ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला है। 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही टाइम में, पहले थोड़ा नीट का कवर अप हो जाए, उसके बाद 11th पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्लासेस का पैरेलली हम सिलेबस कवर करवाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो अभी अगर समझ आया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। समझ नहीं पा रहे हो तो ये नीट ओरिएंटेड चल रही है क्लास, तो अभी इसको स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि हम जल्दी ही 11th का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं। यस, तो टाइम हो गया, टाइम की डायमेंशन हो गई t, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हो जाएगी a, या कुछ बुक में इसको I से डिनोट किया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन A भी हो सकती है और I भी हो सकती है। थर्मल टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होती है मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है CD। डायमेंशन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अगर हम एसआई सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये क्या होती हैं समझते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके खुद के पास कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको इंटेंशनली यूनिट्स असाइन की गई हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एंगल होता है, एंगल थीटा, एंगल का एक फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की यूनिट, आर्क क्या है, लेंथ है, उसकी यूनिट क्या होगी मीटर। रेडियस क्या है, रेडियस भी लेंथ है, उसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा यानी कि जो एंगल है वो यूनिट लेस होना चाहिए। लेकिन एंगल को यूनिट लेस नहीं छोड़ा है हमने, एंगल को एक यूनिट हमने अपने पास से असाइन की है जिसको हम रेडियन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर एंगल की यूनिट तो डिग्री होती है, डिग्री में हम मेजर करते हैं, नहीं, एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, डिग्री भी होती है लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो रेडियन होती है। तो ये जो रेडियन है ये हमने अपने पास से असाइन की है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, या एसआई सिस्टम के अंदर ही 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली 2 तरीके के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब ये क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर दोनों ही तरीके के एंगल्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं? तो प्लेन एंगल जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी टाइप के एंगल आपने पढ़े हैं सब प्लेन एंगल है, मतलब वो एंगल जो 2D में बनते हो, वो एंगल जो 2D में बनते हो, 2 डायमेंशनल एंगल, 2 रेज के बीच में, जैसे ये। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेन एंगल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 3D में बनते हैं, 3D में फॉर्म होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं 3D में। अब अगर प्लेन एंगल की एसआई यूनिट की बात करें तो प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है
वो होती है रेडियन, जिसका सिंबल होता है RD। और अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनके पास मतलब यूनिट्स नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने अपने पास से असाइन किए हैं इसकी यूनिट्स को, इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इनके डायमेंशंस की, तो इनकी डायमेंशन m0 l0 t0, इसकी भी डायमेंशन m0 l0 t0, मतलब ना तो m है, ना l है, ना t है। इसका मतलब ये दोनों ही क्वांटिटीज डायमेंशन जैसे हैं। तो नीट का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो यूनिट लेस नहीं होती हैं लेकिन डायमेंशन लेस होती हैं, मतलब जिनकी खुद की यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो याद रखना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, और दोनों ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर आती हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कोई भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशंस में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहे, जैसे सपोज कीजिए वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1t-1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो वो होता है ये पूरी क्वांटिटी m0 l1t-1। ठीक है, लेकिन अगर पूछे डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा इस बार, क्या पूछा है, डायमेंशंस पूछी हैं। तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के अंदर ये नहीं आता है, इसकी जो पावर्स हैं 0, 1, -1 आर दी डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इस टाइप का क्वेश्चन 2015-16 के आसपास तक पूछा जाता था खूब, लेकिन अभी पूछा जाना बंद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस से हट चुका है, पूछा कभी भी जा सकता है। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है तो पूरा ये हो जाएगा, और अगर डायमेंशंस पूछता है तो हम खाली पावर्स को इंक्लूड करते हैं। तरीका क्या रहता है पावर्स को लिखने का, m की पावर, l की पावर, t की पावर। ठीक है, नेक्स्ट अभी 2015 का क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें ये पूछा गया है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर कह दे डायमेंशनल इक्वेशन, क्या पूछा जाए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो हमें क्या करना होता है डायमेंशनल इक्वेशन के लिए पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, जिस क्वांटिटी का बोला है, तो वेलोसिटी का बोला है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, साथ में लेफ्ट हैंड साइड पर उसी क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। तीन टर्म्स होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि पूरा इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा होता है डायमेंशंस, अगर किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस पूछता है तो m, l और t तीनों की पावर्स आ जाएंगी। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन पूछता है तो RHS में डायमेंशनल फॉर्मूला और LHS में उसी क्वांटिटी का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी आती हैं, आपको कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद है, क्योंकि अगर मैं वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी यहां लिखवाने लगूं तो क्लास थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे चलते हैं जल्दी से समराइज में डायमेंशनल फॉर्मूलाज को खत्म करते हैं, डायमेंशंस की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, फिर PYQs करेंगे 2015 से 2025 तक। तो हम मूव करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में तीन बेसिक एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, जिसमें सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे कि जो
दिया गया रिलेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमें करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है देखते हैं। तो मान लीजिए एक रिलेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां देखना है कि कितने टर्म्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक ये पूरी टर्म है। टर्म्स को पहचानना कैसे है, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड में है तो वो सेम टर्म के अंदर होती है, जैसे ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो सेम टर्म मानी जाएंगी। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो वो डिफरेंट टर्म्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम। दोनों साइड हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, v है, तो v की डायमेंशन lt माइनस 1, लेकिन इसका स्क्वायर है। यहाँ भी क्या है, lt माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ तो अगर इसकी डायमेंशन हम देखें तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2 इंटू डिस्टेंस, एस है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन l। अगर इनको सोल्व करें तो l2 t माइनस 2 स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो lt t माइनस 2, l2 t माइनस 2 इसकी आ गई, इसकी भी सेम ही आ जाएगी और इसकी भी सेम आ जाएगी, l l मिलके l2 हो जाएंगे t माइनस 2। तो यहाँ हम देखें तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आ गई। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने ये इक्वेशन जो चेक की है डायमेंशनली चेक की है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। फिजिकली माने फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमने 2 को डायमेंशन में इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ मैं 2 को चेंज कर सकता हूँ, 2 की जगह 1 लिख दूंगा ना तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, 2 की जगह 3 लिख दूंगा तब भी डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगी। लेकिन अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये कंफर्म है कि वो फिजिकली इनकरेक्ट होगी। समझ गए? तो ये डायमेंशनल मेथड इनकरेक्ट की गारंटी देता है, करेक्ट की गारंटी नहीं देता है। चलिए आगे चलें। तो अगर आपको चेक करने के लिए आता है तो इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। अभी बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है हमें। तो डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन होती है टू कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो देखिए, आपको गिवन है फोर्स। जो क्वांटिटी गिवन है उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2। ठीक है, अब हमें गिवन है SI यूनिट। क्या गिवन है, SI यूनिट। न्यूटन क्या है, SI यूनिट है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है CGS यूनिट। डाइन कैसी है, CGS यूनिट है। सीधी सी बात है कि यहाँ फोर्स को SI यूनिट से डाइन यानी कि CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ आपने देखा होगा मैंने गिवन वाले पर 1 लिखा है और जो कन्वर्ट करके लेकर के आना है उस पर 2 लिखा है। तो वही सेम काम यहाँ होना है, 1 वाले में गिवन डेटा लिखना है और 2 वाले में जो कन्वर्ट करके आएगा वो लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं डायमेंशन क्या है, MLT। तो यहाँ लिखेंगे M1 L1 T1, वैसे ही इधर लिखेंगे M2 L2 T2। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ और क्वांटिटी आती, जैसे मान लीजिए एम्पेयर आ जाता या मोल आ जाता, तो वो भी यहाँ इंक्लूड करते दोनों साइड। ठीक है, अब 1 जो सिस्टम है, सिस्टम नंबर 1 कौन सा है, SI यूनिट। तो M1 को SI यूनिट में देंगे कितना, 1 kg।
लेंथ को 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड। वहीं अगर दूसरा सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में M2 मास को कितना देंगे 1 ग्राम, लेंथ को कितना देंगे 1 सेंटीमीटर, और T2 टाइम को कितना देंगे 1 सेकेंड, क्योंकि सीजीएस में टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, लेंथ की सेंटीमीटर, तो सबको लेना 1 1 है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीज और आएगी N1 एंड N2। N1 क्या है, जो गिवन है, कितना गिवन है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, न्यूटन नहीं देंगे, ओनली 1। N2 जो फाइंड करना है कि कितने डाइन्स होंगे, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, हमें चाहिए N2 की वैल्यू, तो N2 इक्वल्स टू N1 लिखना है, और साथ में अब डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है M, तो यहां लिखेंगे M1 अपॉन M2 की पावर 1, क्योंकि यहां डायमेंशनल फॉर्मूला में मास की पावर 1 है, L की पावर भी 1 है। अच्छा, आगे है L1, तो L1 अपॉन L2 की पावर 1, फिर है T, तो लिखेंगे T1 अपॉन T2 की पावर -2। सो N2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, N1 की वैल्यू 1 है, M1 की वैल्यू 1 kg एंड M2 की वैल्यू 1 ग्राम। सभी की वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इस स्टेप में। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड की पावर -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 बनेगा। अब हमें बाकी क्वांटिटीज को भी कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करें, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, सो दैट कि ग्राम ग्राम आपस में कैंसिल हो जाए, या इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दें। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, तो 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। वैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। यहां बचे था 1 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो इंटू 1। अगर इसको देखें तो कितना बना 10⁵, और N2 फाइंड करना था ना, तो N2 की यूनिट क्या थी, डाइन, तो कितना मिला हमें, N2 की वैल्यू मिल गई 10⁵ डाइन्स। तो आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁵ डाइन। समझ आया, यानी कुछ नहीं करना होता। एक बार समराइज करके मैं जल्दी से बता देता हूं, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको 1 लिख देंगे, और उसको देखेंगे किस सिस्टम में लिखा गया है, एसआई में, सीजीएस में, एफपीएस में, किस में लिखा गया है, और जो फाइंड करना है उसको 2 मान देंगे, और उसको भी देखेंगे कि वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। उसके बाद दी हुई क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एमएलटी, और यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये थी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब एक एप्लीकेशन और इसमें बच रही है, हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन होती है टू डेराइव न्यू रिलेशंस, मींस न्यू फॉर्मूलाज। ठीक है, तो न्यू फॉर्मूलाज या नए रिलेशंस किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डेराइव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं। इस एप्लीकेशन को हम समझेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से, जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। और हमसे पूछा है फॉर्मूला किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाइम पीरियड टी है वो डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। ठीक है, जो चीज जिन चीजों पर डिपेंड करता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना है उसको लिखेंगे एलएचएस में, बाकी चीजें जिन पर डिपेंड करता है उसको लिखेंगे आरएचएस में, और इसकी पावर्स मान लेंगे अपने पास से, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c,
किसी की भी पावर कुछ भी मान सकते हैं आप। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक कांस्टेंट के आता है MALBGC। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसको कहते हैं डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या करना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। मेथड याद रखिएगा, इसी मेथड पर मैक्सिमम क्वेश्चंस डायमेंशंस के आए हैं। चलिए, पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे ऑन बोथ साइड। क्या होगा? टाइम का कितना? तो m0 L0 टाइम की पावर 1। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। के का तो कुछ होता नहीं है, के को रहने देंगे, m का m ही रहेगा, l का l रहेगा और g का LT-2। एक्सेलरेशन का यही होता है LT-2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। m0 L0 T1 ये बनेगा m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर -2c। m0 L0 T1 इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c दोनों मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगे, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। अब कंपेयर करें अगर हम तो क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग m की पावर a, m की पावर 0, तो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें? 0। t की पावर -2c, t की पावर 1, तो -2c की वैल्यू मिलने वाली है 1, दैट इज c इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब b, l की पावर b प्लस c, l की पावर 0, तो b प्लस c की वैल्यू हमें मिलने वाली है 0, तो b प्लस c की जगह -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/2। यहां तक हमें करना होता है, हमें एबीसी जो पावर्स हमने मानी है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। चलिए, इसके बाद पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो t इक्वल्स टू k, m की पावर a माने m की पावर 0, l की पावर b माने l की पावर 1/2, g की पावर c माने g की पावर -1/2। तो t इक्वल्स टू k, m की पावर 0 है 1 हो जाएगा, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 है अपॉन में आ जाएगा। l और g दोनों की पावर 1/2 है और पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो मैं इसको कॉमनली ऐसे लिख सकता हूँ, t इक्वल्स टू k l अपॉन g, रूट l अपॉन g। डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उसमें से एक लिमिटेशन ये है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बता पाता, तो यहाँ हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप 11th क्लास पहले से ही पढ़ चुके हैं, 12th भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि के की वैल्यू क्या आती है। तो के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, ये आपने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इस फॉर्मूला के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है 2 पाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना मिलेगा? 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला मिलता है हमें, तो हम यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि नीट कांस्टेंट के बारे में पूछता ही नहीं है आपके। ठीक है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझाना था मुझे, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो लिमिटेशंस मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दी हैं, एक बार आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस 2020 से लेकर 2025 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी। तो स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी है हमसे
तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 और एरिया की डायमेंशन L2 कितनी मिलेगी, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि E एनर्जी है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमसे बोला गया है कि E बाई जी की डायमेंशन क्या होगी। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगर हम E की डायमेंशन की बात करें, एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, ml2 t माइनस 2। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ mv स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जी की, तो जी की डायमेंशन कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है, एफ आई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर हम जी की डायमेंशन देखें तो जी की डायमेंशन के लिए फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 लेंथ का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो अगर इसको देखें तो m की पावर सोल्व करें, m की पावर माइनस 1 बचेगा, l की पावर 3 t की पावर माइनस 2। तो यहाँ पुट कर देते हैं m की पावर माइनस 1 l3 t माइनस 2। तो अब अगर इसको सोल्व करें तो हमें मिलेगा m2 l माइनस 1 t 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हम फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम t को फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करें तो बताइए एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सीधा सा सेंस ये होता है कि आपको एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन mlt की टर्म में नहीं, F, A और T की टर्म में। कैसे फाइंड करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, देखते हैं। देखिए जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे तो आप सीधे मानेंगे E जिसकी डायमेंशन पूछी है इक्वल्स टू F जिसकी टर्म में पूछी है, F की पावर A की पावर B एंड T की पावर C। अब कुछ नहीं करना, बोथ साइड डायमेंशंस पुट कर देनी है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ml2t माइनस 2, F की डायमेंशन mlt माइनस 2 की पावर A क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2 की पावर B एंड t क्या है, टाइम की डायमेंशन टाइम ही होती है, t ही रहती है, C। बोथ साइड सोल्व कर देते हैं, क्या बनेगा, m की पावर A एंड l की पावर A, t की पावर माइनस 2a। यहां से देखें तो l की पावर B, t की पावर माइनस 2b, t की पावर C। सोल्व कर देते हैं चीजें। अगर हम देखें तो m की पावर तो a की जगह है, तो m की पावर a एज इट इज रह जाएगी, l की पावर a, l की पावर b ऐड होके हो जाएगा l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2a, t की पावर माइनस 2b, t की पावर c। तो t की पावर माइनस 2a माइनस 2b प्लस c ऐड हो जाएंगी, चीजें मल्टीप्लाई में है सब। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके m की पावर a, m की पावर 1, तो a की वैल्यू मिलेगी 1। अगर हम देखें l की पावर 2, l की पावर a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू मिलेगी 2, जिसमें से a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 सोल्व करके, ठीक है। अब आगे कंपेयर करते हैं, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, तो इक्वल टू रहेगा माइनस 2। a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 1, माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी है 1, प्लस c इक्वल टू माइनस 2, ये मिलेगा माइनस 2 माइनस 4 प्लस c इक्वल टू माइनस 2, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू को इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है जो सबसे पहले हमने बनाई थी। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी एफ ए टी की टर्म में वो होगी एफ की पावर ए मीन्स एफ की पावर 1, ए की पावर बी मीन्स ए की पावर 1, टी की पावर सी मीन्स टी की पावर 2, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी एफ ए टी 2। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से देख करके बताइए विच वन ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से बताइए किस क्वांटिटी के पास वही डायमेंशन है, सेम डायमेंशन है जैसे कि प्रेशर के पास होती है।
तो सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन देख लेते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन होती क्या है। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1t-2, ml-1t-2। इनमें से चेक करते हैं किसकी डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन से मैच करती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है ml-1t-1, जबकि प्रेशर की मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, तो मीन्स ये भी मैच नहीं कर रहा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा mlt-1, ये भी मैच नहीं कर रहा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेन की अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस की डायमेंशन कितनी होती है, तो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है ml-1t-2। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि देखो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर की डायमेंशन दोनों इक्वल है। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो डायमेंशनल क्वेश्चन एनालिसिस का अगर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है तो आपको डायमेंशंस याद होनी ही चाहिए। डायमेंशंस आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, 96 डायमेंशंस है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में यूज होते जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही डायमेंशंस ऐसी हैं जो हर एक मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती हैं, वो आपको टिक कर लेनी है और उन्हीं डायमेंशंस को याद कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होता है। तो मैं आपको लेक्चर में बता ही चुका हूं, अभी मैंने लेक्चर में बताया था थोड़ी देर पहले कि सॉलिड एंगल हो या प्लेन एंगल हो, अगर हम दोनों की ही बात करें तो दोनों के पास कोई भी यूनिट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनको असाइन की गई थी सॉलिड एंगल को स्टीरेडियन और जबकि प्लेन एंगल को रेडियन, जिनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट में रखा था। लेकिन ये मैंने बोला था कि ये अकेली ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बोथ हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, तो विच वन ऑप्शन इज मैच्ड, सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से बताइए किसकी डायमेंशन में m इनवर्स आता है, m की इनवर्स में डायमेंशन है। तो अगर हम देखें तो ये 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन थे और इनकी डायमेंशंस मैंने अभी लिखी हैं। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की बात करें तो ये होते हैं ml2t-1। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन होती है ml-3k-1। टॉर्क की डायमेंशन होती है ml2t-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो अभी हमने फाइंड आउट की थी, इसकी होती है m-1l2t-2। तो m इनवर्स किस में आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, बाकी सब में कहीं भी m इनवर्स नहीं आ रहा है, खाली m आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं डायमेंशंस के, कोई डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस इक्वेशन के थ्रू गिवन है, जहां पर v क्या है पोटेंशियल एनर्जी और x क्या है डिस्टेंस है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि a² b की डायमेंशन क्या होगी। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि अगर दो टर्म्स ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग रूट x की डायमेंशन और b की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ रूट x के, डायमेंशन ऑफ b। अच्छा, x क्या है डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l, और l की पावर क्या है रूट माने 1/2। तो b की डायमेंशन आ गई l की पावर 1/2। अब मुझे अगर चाहिए a की डायमेंशन,
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोथ साइड डायमेंशन पुट कर दूं, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी। तो बी इक्वल टू ए की डायमेंशन पुट कर देते हैं। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होते हैं ml2 t माइनस टू। एनर्जी कोई भी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, सबके डायमेंशन सेम रहती है। ए, अब x की डायमेंशन, x क्या है l, तो l2 अपॉन रूट एक्स और b दोनों प्लस में है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। जब भी दो क्वांटिटीज प्लस या माइनस में होती हैं तो उनकी डायमेंशंस को, सॉरी मैंने अभी पीछे डायमेंशन की जगह क्वांटिटीज बोल दिया, तो आप समझ लेना। अगर हम यहाँ देखें तो रूट एक्स और बी दोनों ऐड हो रही हैं, और चाहे दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हो या सब्सट्रैक्ट हो रही हो, दोनों की डायमेंशन सेम रहती है और दोनों की डायमेंशन वन टाइम ही हम लिखते हैं। तो कितना मिलेगा, l की पावर 1/2। ऐसा मत कर देना कि इसकी डायमेंशन l की पावर 1/2, इसकी डायमेंशन l की पावर 1/2 और दोनों को ऐड कर दो। ऐड और सब्सट्रैक्शन में डायमेंशन वन टाइम ही लिखी जाती है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो a की डायमेंशन कितनी मिलेगी, तो a की डायमेंशन मुझे मिलेगी ml2 t माइनस टू l की पावर 1/2 अपॉन, इसको मैंने इधर भेजा, ये अपॉन में आएगा l की पावर 2। जब सबको सोल्व करेंगे तो मिलेगा m, l की पावर 2 से l की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, l की पावर 1/2 t की पावर माइनस 2। ये मिली मुझे a की डायमेंशन, ठीक है। लेकिन मुझसे तो a स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए ना अभी, तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर की, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो m की पावर 2 हो जाएगी, l की पावर 1 हो जाएगी और t की पावर -4 हो जाएगी। तो अब हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b। a स्क्वायर की डायमेंशन है m2 l1 t -4 अपॉन b की डायमेंशन है l की पावर 1/2। तो कितना मिलेगा, m2 l की पावर 1/2 t की पावर -4। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी मैच किया होगा, एक बार देखें, चेक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक फोर्स की इक्वेशन है जिसमें अल्फा बीटा कोई कॉन्स्टेंट्स हैं और टी टाइम है। हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन डायमेंशन लेस है। तो अगर इनकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी होंगी, भाई डायमेंशन लेस पता करने के लिए इनकी डायमेंशन सबकी पता करनी होंगी, उसके लिए मुझे अल्फा और बीटा की डायमेंशन चाहिए होगी, ठीक है। तो चलिए पहले अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन पता करते हैं, फिर हम ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल से देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर तीन टर्म्स हैं और तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो f की डायमेंशन क्या होगी, mlt -2 और अल्फा और t की डायमेंशन t रहेगी तो t स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्फा की डायमेंशन हमें मिलेगी, अल्फा को टी स्क्वायर को अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे हम। जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा mlt -4 अल्फा की डायमेंशन। बीटा की डायमेंशन देख लेते हैं। तो फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी। तो डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी। f की डायमेंशन mlt -2 इक्वल टू बीटा और t की डायमेंशन t रहेगी, तो बीटा इक्वल टू mlt -2 अपॉन t। बीटा इक्वल टू mlt -3, t ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बीटा की डायमेंशन मिल गई। चलिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन की डायमेंशन पता करते हैं, वहां से हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस है। सो फर्स्ट ऑप्शन है बीटा टी अपॉन अल्फा। बीटा टी अपॉन अल्फा, बीटा कितना है, बीटा की डायमेंशन है mlt -3 और t की डायमेंशन t रहेगी अपॉन अल्फा, अल्फा की डायमेंशन mlt -4। तो अगर देखें तो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, t की पावर -3 ऐड करेंगे तो t की पावर -2 अपॉन t की पावर -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा,
तो यहाँ डायमेंशन बनेगी M0 L0 T2। मींस ए ऑप्शन डायमेंशन लेस नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, अल्फा टी अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फा कितना है, तो अल्फा की डायमेंशन है MLT-4 और टी की डायमेंशन टी। बीटा की डायमेंशन MLT-3। M से M कैंसिल, L से L कैंसिल, T-4 इंटू टी की पावर -4 प्लस 1 और ऊपर जाके +3। सोल्व करेंगे तो बनेगा M0 L0 T0 हो जाएगा अगेन। तो अगर बी ऑप्शन देखें तो ये डायमेंशन लेस आ गया, सबकी पावर 0 हो गई। सोल्व आप कर सकते हैं, नीट के स्टूडेंट हैं तो इतना तो करना ही होगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन बी इज डायमेंशन लेस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन 4 ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में 2-2 क्वांटिटीज दी हैं और हमें बताना है कौन से ऑप्शन में ऐसी 2 क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन की ही जैसी है, मतलब सेम एज सॉलिड एंगल। तो अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल की डायमेंशन क्या होती है, तो सॉलिड एंगल इज डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल क्या है, डायमेंशन लेस होता है। तो इनमें से देख लो कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। तो सॉलिड एंगल के सेम जो डायमेंशन होंगी वो ऑप्शन ए की होंगी। ऑप्शन बी अगर देखें तो स्ट्रेस की अपनी खुद की डायमेंशन होती है, एंगल की नहीं होती, तो ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आर्क की डायमेंशन होती है, एंगुलर स्पीड स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन होती है, तो दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन 2025 अभी रिसेंट में ही आया है। क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैलून है जो और ये जो बैलून है जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की जो सरफेस टेंशन है वो S है और बैलून ने इन्फ्लेट होने के बाद, फूलने के बाद स्फीयर की शेप ले ली है जिसकी रेडियस R हो जाती है। अब जैसे ही हम बैलून की जो ओपनिंग है उसको ओपन करते हैं तो बैलून की एयर बाहर निकलने लगती है और T टाइम बाद उस बैलून की रेडियस R से 0 हो जाती है, यानी कि बैलून पूरी तरीके से पिचक जाता है। तो हमें यहां पर पता करनी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही डेरिवेशन वाले मेथड से जो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस थी उसी मेथड से हम करने वाले हैं। देखते हैं, समझते हैं। अगर मैं बात करूं तो टी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम डायरेक्ट इक्वल्स टू लगा सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट आएगा के की डायमेंशन हमें पता नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं होना, तो सीधे इक्वल्स टू लगा दो। एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा, आर की पावर डेल्टा, बोथ साइड डायमेंशन पुट कर दो। टी क्या है, टाइम है, तो इसकी डायमेंशन M0 L0 T1। एस क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। तो F की डायमेंशन होते हैं MLT-2 अपॉन L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, MT-2 की पावर अल्फा। ए क्या है, एरिया का डायमेंशन L2 की पावर बीटा। रो क्या है, डेंसिटी की पावर डायमेंशन ML-3 की पावर गामा। आर क्या है, रेडियस की पावर डायमेंशन L होती है, L की पावर डेल्टा। तो M0 L0 T1, M की पावर अल्फा, T की पावर -2 अल्फा, L की पावर 2 बीटा, M की पावर गामा, L की पावर -3 गामा, L की पावर डेल्टा। M0 L0 T1 इक्वल्स टू M की पावर अल्फा, M की पावर गामा, तो दोनों ऐड होके अल्फा प्लस गामा बना देंगे। L की पावर 2 बीटा, L की पावर -3 गामा, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल, और T की पावर -2 अल्फा। अब दोनों को कंपेयर करें तो M की पावर अल्फा प्लस गामा, इधर M की पावर 0, तो इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। L की पावर 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0।
माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, टी की पावर 2 अल्फा टी की पावर 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2 प्लस गामा इक्वल्स टू 0। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अल्फा की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है वो क्वांटिटीज है हमारे पास 4, लेकिन हमारे पास इक्वेशंस कितनी है? ओनली 3 इक्वेशंस हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 इक्वेशंस का यूज करके 4 वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे में कैसे करेंगे सर? नीट ने क्वेश्चन क्यों दे दिया फिर ये? तो एनटीए ने क्वेश्चन ये सोच के दिया है कि आपको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इन ये 2 वैल्यू जिस ऑप्शन में मैच कर रही होंगी उन बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करके देखिए। जिस ऑप्शन की सभी वैल्यूज यहां पर सेटिस्फाई हो गई, समझ लेना वही आंसर है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन हिट एंड ट्राई मेथड का हो सकता है। 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी हैं, बाकी 2 वैल्यूज आप इन इक्वेशंस में पुट करके देख लीजिए, जहां सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने आज डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा टॉपिक आपके लिए कवर कर दिया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नीट में इस कॉन्सेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपका छूटना नहीं चाहिए, ना ही छूटेगा अगर आपने अच्छे से लेक्चर किया है तो। बाकी क्रैश कोर्स ऐसे ही आगे को कंटिन्यू चलता रहेगा, डेली सेम टाइम पर वीडियो अपलोड होगी। आप तैयार रहें, वीडियो को वॉच करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है विद मोटिवेशन।